हेलो दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान समझ रहे थे जिसमें से हम लोगों ने अनुच्छेद 18 तक समझ लिया था जो कि समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक हमारा समानता का अधिकार है। उसके बाद प्रारंभ होता है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जो भारतीयों को स्वतंत्रता मिली है, भारतीय नागरिकों को वो अधिकार प्राप्त होता है, जो अनुच्छेद 19 से चलकर अनुच्छेद 22 तक जाएगा। अनुच्छेद 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। प्रारंभ में ये स्वतंत्रता 7 प्रकार की थी, पर संपत्ति का अधिकार आपको पता है, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसे मौलिक अधिकार से हटा करके उसे क्या बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। यानी आपका जो स्वतंत्र जो संपत्ति का अधिकार था, जो पहले मौलिक अधिकार था, उसे अब क्या बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया। अनुच्छेद 300 ए में जोड़ दिया गया और भाग 12 में चला गया है, जो कि पहले यहाँ पर भी उल्लेखित था। अनुच्छेद 19 में भी था और अनुच्छेद 31 में भी था, जो कि अब समाप्त हो चुका है। तो अब देखते हैं अनुच्छेद 19 में क्या दिया है। देखिए अनुच्छेद 19 जो है वो क्या कहता है। अनुच्छेद 19 यह कहता है कि इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता वर्तमान समय में प्रदान की गई है, और जो पहली स्वतंत्रता है वो क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अपने आप को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। इसी के अंतर्गत जो स्वतंत्रता आती है, प्रेस की स्वतंत्रता आती है, जिसमें हम प्रेस से जो भी चाहे, मतलब जो भी चाहे वो भारत की जो सरकार है उसके बारे में प्रसारित कर सकते हैं। भारत की सरकार के बारे में जानकारी लेने का भी अधिकार इसी के अंतर्गत आता है। भारत की सरकार के मतलब भारतीय सरकार के बारे में आप जो भी राय रखना चाहते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आता है। वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अपनी जो बात आप कहना चाहते हैं वो रख सकते हैं, वो स्वतंत्रता इसके अंतर्गत है। और ये किसके अंतर्गत है, ये अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत है। ये जो है ये अनुच्छेद 19(1) में जो भी अधिकार दिए गए हैं, 6 अधिकार 19(1) में ए से जी तक जो अधिकार दिए गए हैं, उन पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, यानी किस प्रकार के जो अधिकार है वो कोई भी अधिकार जो है वो असीमित नहीं है, मतलब तार्किक प्रतिबंध उनके ऊपर लगाए गए। जो अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 19(2), अनुच्छेद 19(3), अनुच्छेद 19(4), 5 और 6 में दिया गया है कि अनुच्छेद 19(1) में जो दिया गया है उस पर कहाँ प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये अनुच्छेद 19(2) में बताया गया है कि ये कहाँ पर सीमित होगा। तो भारत की जहाँ पर सुरक्षा की बात आएगी, अखंडता की बात आएगी, संप्रभुता की बात आएगी, शांति का बात आएगी, अपनी मान हानि आदि जैसे मामले यदि देखे जाएंगे, आप उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे, यदि आपके शब्दों से भारत, मान लीजिए भारत है, आप यहाँ पर हैं और आप कह रहे हैं कि ये वाला हिस्सा जो आप ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कि इधर का हिस्सा जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है जो भारत से अलग हो जाएगा, तो क्या किया जाएगा, आपको तुरंत पकड़ करके जेल में डाल दिया जाएगा। और आपका जो वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो यहाँ पर काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आप भारत को अलग थलग करने की बात कर रहे हैं, या फिर आप हिंदू मुसलमान करके कोई दंगा करवा देते हैं तो भी आपके शब्दों से ऐसा लगता है कि आप कोई दंगा करवा सकते हैं, तो भी आपको ये जो वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये सब सीमित हो जाएगी। अखंडता को भी सुरक्षित करना है, आपको अखंडता को भी बनाए रखना है, संप्रभुता को बनाए रखना है, शांति बनाए रखना है, आपके शब्दों से कहीं विद्रोह ना हो जाए, कहीं हंगामा ना हो जाए, कहीं झगड़ा ना हो जाए। अगर आप ऐसा होता है तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये मतलब बोलने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन लिमिटेशन के साथ, लिमिट में रह करके बोलने की स्वतंत्रता। उसके बाद है, जब आपको बोलने का स्वतंत्रता मिल गया तो शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार, यानी ऐसा सम्मेलन करिए जिसका उद्देश्य ये ना हो कि आप युद्ध करने जा रहे हैं, आप सम्मेलन कर रही हैं। और जब आप सम्मेलन करेंगे, पहली बात आप जब बोलेंगे तो एक लोगों को पसंद आ रहा है, आप 10 लोगों को बुला करके अपनी बात इकट्ठे मतलब व्यक्त करिए, तो ये सम्मेलन करना, 10 लोगों से आप मिलिए, 10 लोगों के साथ सम्मेलन करिए। लेकिन ये जो सम्मेलन है ये भी भारत की जो अखंडता है वो सुनिश्चित कर ले, भारत की जो संप्रभुता है उसको सुनिश्चित करे। यदि इसका हनन होता है, सार्वजनिक जो व्यवस्था है उसका कहीं हनन होता है तो आपको पकड़ लिया जाएगा, और मतलब ये जो अधिकार आपको दिया गया है, अधिकार को ये लिमिट लगा देगा। ये इन चीजों का हनन नहीं होना चाहिए। देखिए अनुच्छेद 19(1)(b) जो दिया है उसके बारे में जो लिमिटेशन लगा है 19(3) में लगा है,
भारत की संप्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था, इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जो आपको ये अधिकार मिला हुआ है इसका आप प्रयोग कर सकते हैं शांतिपूर्ण रूप से, निरायुध है। आपका जो जो विचार है वो युद्ध करने का मतलब युद्ध करने का ना हो, आप शांतिपूर्ण सम्मेलन करिए। उसके बाद संगम करिए, यानी संगम मतलब हो गया कि कई लोगों को इकट्ठा करिए, संघ बनाइए, समितियां, सरकारी समितियां जो बनती हैं वो भी इसी के अंतर्गत आता है, जो कि बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। ये मूल संविधान में नहीं था सरकारी समितियों के बारे में, ये बाद में जोड़ा गया है। सहकारी समितियां भी किसके अंतर्गत बनती हैं, तो वो भी बनती है अनुच्छेद 19(1)(c) के अंतर्गत। संघ करना, संगम करना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो ये अनुच्छेद 19(1)(c) के अंतर्गत आता है। और इसके ऊपर प्रतिबंध क्या लगेगा, वही प्रतिबंध, आप भारत की संप्रभुता और अखंडता का हनन ना करें, नैतिकता का हनन ना करें, सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन ना करें। आप ऐसी समिति बनाए, ऐसा संघ बनाए जो कि इन चीजों का ध्यान रखे। यदि इन चीजों का हनन करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और ये सब मानदंडों को देकर के सरकार आपके ये जो अधिकार हैं इनको लिमिट लगा सकती है। मतलब यदि आप भारत सरकार को ऐसा लगता है कि आपके सम्मेलन, जो आपकी समिति, आप जो संगठन बना रहे हैं, उससे भारत की अखंडता, नैतिकता या सार्वजनिक जो व्यवस्था है उसका हनन होगा। मान लीजिए आप कर्नाटक में रहते हैं और आप यहाँ से सोच रहे हैं कि आप जो है वो भारत का ये वाला जो हिस्सा है, वो आप यहाँ से एक ग्रुप बना करके लाएंगे और इसके साथ यहाँ विद्रोह करके ये वाला हिस्सा अलग करेंगे। तो भारत सरकार को पहले यदि आभास हो गया है कि आप जो ये समिति बना रहे हैं उसके आधार पर भारत की जो ये संप्रभुता और अखंडता है इसका हनन होने वाला है, तो आपका ये जो समिति और जो संघ है इसको भारत सरकार क्या कर देगी, पूरी तरह से खत्म कर देगी, डिमोलिश कर देगी, पूरी तरह से उसको नष्ट कर देगी। आपका जो अधिकार है वो आपका अधिकार छीन लिया जाएगा। उसके बाद इसी के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 1D 19(1)(d), भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र या अबाध संचरण या घूमने की स्वतंत्रता। आपको पूरे भारत में कहीं भी आप घूम सकते हैं, पूरे भारत में हर जगह आप घूमने का अधिकार है। पूरे भारत में आप कहीं भी आ जा सकते हैं। ये भारत है, आप मतलब मानचित्र थोड़ा सही नहीं बना है, ये भारत है, आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, आपको उसकी स्वतंत्रता मिली है। आप मान लीजिए यहाँ जम्मू कश्मीर से चालू करते हैं, आप यहाँ पर आ सकते हैं, घूम सकते हैं। आप यहाँ से चालू करके यहाँ पर आकर घूम सकते हैं। आप पूरे भारत में जाकर के घूम सकते हैं, कहीं पर भी जाके घूम सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं कि आम जनता के वो हित में हो। आप ऐसा ना हो कि आप तलवार लेकर के घूम रहे हैं और जहाँ जा रहे हैं तहाँ लोगों को मार दे रहे हैं, या फिर ऐसा कर दे रहे हैं कि आप किसी के घर में हल जा रहे हैं। जो भी करें आप घूमें, लेकिन किसी का अहित ना हो। आपके घूमने से किसी की स्वतंत्रता, किसी के जीवन जीने का जो अधिकार है वो सीमित ना हो, किसी के प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता जो है वो खतरे में ना पड़े। आप जो घूम रहे हैं, किसी अनुसूचित जाति की सुरक्षित, मतलब अनुसूचित कोई जाति है, उसका कोई क्षेत्र है, उसमें आप जाकर के उसके क्षेत्र के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, उसकी उसका जो सुरक्षा है वो खतरे में ना पड़े, तो आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं। और भारत के राज्य क्षेत्र में निर्बाध घूमने और बस जाने की स्वतंत्रता है। आप घूमते घूमते आप यहाँ से चले, आप घूमते घूमते मन करा उत्तर प्रदेश में पहुंच गए, आप उत्तर प्रदेश घूमते घूमते चले, मन करा जाकर के असम में पहुंच गए, ये सारी स्वतंत्रता मिली है। बस ये है कि जो आप बस रहे हैं उससे किसी को, जो आम जनता है उससे को कोई खतरा ना हो, किसी अनुसूचित जाति या जनजाति की जो सुरक्षा है वो खतरे में ना पड़े। आप जो बस रहे हो एक ऐसी जगह पर बसे जो सरकार ने सभी के लिए खोल दी हो, जो किसी जनजाति के लिए संरक्षित जगह है, वहां पर जाकर के आप जबरदस्ती नहीं बस सकते। बहुत से ऐसी जगह हैं, बहुत से ऐसे द्वीप हैं जो संरक्षित है वहां की जनजातियों के लिए, जहां आप जाकर के जबरदस्ती बस नहीं सकते। कुछ जगह है जहां आप घूम करके आ सकते हैं, वहां टूरिस्ट बन के जा सकते हैं, वहां पर जाकर के आप जबरदस्ती बस नहीं सकते। पहले जम्मू कश्मीर में भी आप जमीन नहीं खरीद सकते थे, पर अब हो गया है, वो तो हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो गया, वो आप जो आम जन है वो भी जाकर के वहां पर जमीन ले सकते हैं। पहले ये सुविधा सभी के लिए उपलब्ध नहीं थी। उसके बाद है
कोई वित्त व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। ये जो अधिकार है ये तो दिया गया है आपको अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत। ई के बाद देखिए, ई के बाद एफ जो है वो समाप्त हो गया है। एफ जो था वो संपत्ति खरीदने का अधिकार था, मतलब बसेंगे आप तो संपत्ति की जरूरत तो पड़ेगी, तो संपत्ति जो खरीदने का अधिकार था वो अधिकार आपके पास है, लेकिन वो वैधानिक अधिकार है। पहले क्या था, पहले वो मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार से उसे हटा करके वैधानिक अधिकार है। आप जमीन खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खरीद सकते, खरीद सकते हैं, वैधानिक अधिकार है। लेकिन जब सरकार चाहेगी, अगर सरकार को कोई बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गया तो वो जो जमीन आप खरीदे हैं उसका एक दाम देकर के वो जमीन सरकार ले लेगी। ऐसा आप नहीं कर सकते कि वो ये जमीन जो है मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार का हनन सरकार नहीं करेगी। मौलिक अधिकार का हनन करने के लिए सरकार को संविधान संशोधन करना पड़ेगा, और जब सरकार संविधान संशोधन करेगी तो सुप्रीम कोर्ट उसका क्या करेगा, उसका उसके ऊपर निगरानी रखेगा, उसका उसके ऊपर मतलब सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा, उसका उस पे पुनर्विचार करेगा यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है कहीं तो। और ये जो है, जो वैधानिक अधिकार हो गया, तो वैधानिक अधिकार का हनन आसानी से किया जा सकता है। सरकार आपको उचित मुआवजा दे करके आपकी जमीन को कब्जा लेगी यदि सरकार चाहे तो। लेकिन कोई वित्त व्यापार या कारोबार करने का जो अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 1(g) में 19(1)(g) में दिया गया है, जो कि जिसके ऊपर प्रतिबंध 19(6) लगाता है। और इसमें क्या लगता है, आम जनता के हित में हो, आप ऐसा व्यापार करें जो आम जनता के हित में हो। ऐसा ना व्यापार करें कि आप कोई गांव है, गांव के बीच मिला करके आप मुर्गी खाना खोल दिए, या फिर कुछ भी ऐसा है, कोई गांव है उसे गांव के बीच में आप ला करके कोई बीचों बीच गांव के आप कचड़े का कारोबार कोई चालू कर दिए। ऐसा नहीं करेंगे। आप जो भी काम करेंगे, जो भी व्यवसाय करेंगे, उसको एक सिस्टमेटिक वे में करेंगे। ऐसा नहीं कि जो आवश्यक पेशेवर या तकनीकी योग्यता की जो आवश्यकता है वो आपके पास नहीं है। मान लीजिए आपको एक डॉक्टर की दुकान खोलनी है और आप डॉक्टर की पढ़ाई किए ही नहीं, जो तकनीकी योग्यता चाहिए वो किए ही नहीं, तो आप एक डॉक्टर की दुकान नहीं खोल सकते, एक हॉस्पिटल नहीं खोल सकते। हॉस्पिटल खोलने के लिए आपको तकनीकी योग्यता यानी आपको MBBS करना होगा। आपको जो जरूरी सर्टिफिकेट है एक अस्पताल खोलने के लिए, वो सभी सर्टिफिकेट यानी जो तकनीकी योग्यता जो चाहिए वो तकनीकी योग्यता होनी चाहिए, तभी जाकर के आप वो काम कर सकते हैं। तो ये इसके ऊपर प्रतिबंध लगाता है 19(6) जो है ये आवश्यक तक मतलब जो आवश्यक पेशेवर हो और जो तकनीकी योग्यता हो, ये सभी जरूरी है। ये इनके बिना आप कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकते। और ये व्यवसाय आप देखिए, पहली बात आप बोल सकते हैं, बोल के लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, इकट्ठा करके आप उस जो इकट्ठा हुए लोग हैं उनको एक नाम दे सकते हैं यानी संघ बना सकते हैं। ये 3 अधिकार होंगे। चौथा अधिकार ये है कि आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। भारत में स्वतंत्र रूप से अबाध रूप से संचरण यानी पूरे भारत में आप कहीं जाकर के घूम सकते हैं। आप बस किसी के जो आप घूमने गए उससे किसी जनजाति की सुरक्षा को खतरा ना हो, किसी आम जनता को खतरा ना हो। पूरे भारत में कहीं घूम सकते हैं, पूरे भारत में कुछ भी बोल सकते हैं, बस उससे भारत को खतरा ना हो, भारत की जो जनता है उसकी जो संप्रभुता है उसको खतरा ना हो। पूरे भारत में कहीं जाकर के बस सकते हैं, पूरे भारत में कहीं जाकर के क्या कर सकते हैं, निर्बाध रूप से घूम करके कहीं जाकर के बस सकते हैं। संपत्ति भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो वैधानिक अधिकार है। और कोई भी कारोबार कर सकते हैं, लेकिन जो कारोबार आप कर रहे हैं उसकी जो तकनीकी आवश्यकता है वो आपके पास पूरी होनी चाहिए। तो यही था अनुच्छेद 19, जो हमें क्या देता है, हमें बोलने की स्वतंत्रता देता है, हमें इकट्ठा होने की स्वतंत्रता देता है, हमें जो लोग इकट्ठा हुए उन्हें एक संघ में बदलने की स्वतंत्रता देता है। वो जो संघ है यहाँ तक तो बन गया, उसके बाद आप उस संघ के साथ घूमे या फिर अकेले घूमे, आपको पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता देता है। पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता के साथ साथ आपको पूरे भारत में कहीं पर भी बसने की स्वतंत्रता देता है। पूरे भारत में कहीं भी बसने के साथ साथ आपको व्यवसाय पूरे भारत मतलब भारत के साथ साथ आप विदेशों से भी व्यापार कर सकते हैं, यानी ये व्यापार करने की स्वतंत्रता आपको देता है। जब आप व्यापार कर लिए तो यही पर स्वतंत्रता जो था वो पहले भूमि खरीदने का भी था, जो कि अब समाप्त हो गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको समाप्त करके वैधानिक अधिकार बना दिया। तो यही था अनुच्छेद 19। अब इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 20 को। धन्यवाद।